हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शर्मा। मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सीरीज़ में हम डिस्कस करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ETFs। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ETFs आपको अवेलेबल है मार्केट में, जिससे आप अपने डिफरेंट पर्पसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ETF में सबसे कॉमन और सबसे मोस्ट यूज्ड ETF है इंडेक्स ETF, जिसमें आप ब्रॉडर इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 या टॉप 100 ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस को आप टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ETF। उसके बाद में आता है गोल्ड ETF या फिर सेक्टर ETF या फिर इंटरनेशनल ETF। इन सभी ETFs को हम डिस्कस करेंगे आज के मॉड्यूल में और इनके कंपैरिजन्स को समझने की कोशिश करेंगे दैट विच वन इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन सभी को समझना स्टार्ट करते हैं डिफरेंटली। सो आज हम बात कर रहे हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ ETF। इसमें 4 मेजर तरह के ETF आपको इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडेक्स ETF, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के ऊपर आप स्पेसिफिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड ETF, इंडिया में बहुत मोस्ट कॉमनली गोल्ड ETF में गोल्ड बीज आपको मिल जाएगा। सेक्टर ETF जैसे IT हुआ, फार्मा हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ या आपका FMCG हुआ या आपका रियल एस्टेट हुआ, उन सभी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक सेक्टर पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में आता है इंटरनेशनल ETF। अगर आप चाहते हैं, आप आउट ऑफ इंडिया भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप US मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हांगकांग में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या US की IT कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कौन सा ETF मेरे लिए बेस्ट सूटेबल होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और आप कितना रिस्क एपिटाइट लेने के लिए रेडी हो। इसलिए हर ETF को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा और लास्ट में हम एक कॉमन गोल भी क्रिएट करेंगे, कॉमन पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, जिसमें आप अलग अलग प्रोपोर्शन सभी ETFs का रख सकते हो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट ETF इज इंडेक्स ETF। सो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं इंडेक्स ETF के ऊपर। इंडेक्स ETF का मतलब है जो भी ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस हैं, आप उसी को ही परचेज करना चाहते हो और वो इंडेक्स ETF आपके डीमैट अकाउंट में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगा तो आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, इंडेक्स की वैल्यू घटेगा तो आपको भी लॉस होगा। सो इंडेक्स ETF में 2 बड़े इंडाइसेस हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। पहला है निफ्टी 50, जो 50 टॉप स्टॉक्स ऑफ अक्रॉस द सेक्टर्स में सेलेक्ट करता है कंपनीज़ को, और उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो ए ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा दूसरा है सेंसेक्स ETF, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ब्रॉडर इंडाइसेस है, जो कि टॉप 30 कंपनीज अक्रॉस द सेक्टर्स की जो बेस्ट कंपनीज हैं उनको चूज़ करता है और हम डायरेक्टली उसको परचेज कर सकते हैं। सो निफ्टी 50 हुआ, सेंसेक्स ETF हुआ, या आप मिड साइज कंपनीज के ETF पे जाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, या टॉप 100 जैसी कंपनीज, टॉप 150 जैसी कंपनीज के ऊपर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इंडेक्स ETF में बहुत सारे ETF अवेलेबल हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, आपको निफ्टी 50 20 करके है, जो कि 50 कंपनीज ऑफ मार्केट कैप को वर्कआउट करती है, जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.04%, और प्राइस जो है वो पर 100 आप देखेंगे। अगर निफ्टी 25,000 का प्राइस चल रहा है अगर अभी, तो आपको 250 रुपीज़ पर यूनिट पे वो मिल जाएगा। मतलब आप एक सिंगल यूनिट भी परचेज कर सकते हैं निफ्टी 50 का एट अ प्राइस ऑफ 250 रुपीज़, और वो आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही आप निपॉन इंडिया का सेंसेक्स ETF भी वर्कआउट कर सकते हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.07% है, और जैसे सेंसेक्स अभी 75,000 है तो आपको 750 रुपीज़ पर यूनिट पे वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50, ऐसी कंपनीज जो कि 51 to 100 की रैंक में आती हैं, टॉप 50 रैंक वाली तो निफ्टी 50 में आ गई, और 51 से लेके 100 तक की रैंक वाली जो कंपनीज हैं वो नेक्स्ट 50 में आपको मिल जाती है, जिसका इंडेक्स अभी 60,000 चल रहा है, आपको वो भी 600 रुपीज़ पर यूनिट पे मिल जाएगा।
इसके अलावा मिड कैप 150 भी आपको मिल जाएगा, जिसमें मिड साइज इंडियन कंपनीज है 150 से ज़्यादा, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.18% है और वो अभी आपको 200 रुपीज़ पर यूनिट पे भी मिल जाएगा। जिन लोगों को थोड़ा हाई रिस्क हाई गेन करना है, थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट्स में ट्रेड करना है, वो मिड कैप 150 को भी चूज़ कर सकते हैं। सो ये सारे इंडाइसेस ऐसे हैं जो कि हमें ब्रॉडर इंडेक्स में हेल्प आउट करते हैं, उसमें हम आराम से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमें और कोई फर्दर डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है वंस वी लुक फॉर इंडेक्स ETF। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ETF जिसका नाम है गोल्ड ETF। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड फॉर गोल्ड, चाहे से वो फिजिकल लेना हो, ज्वेलर के पास जाके ख़रीदना हो, या गोल्ड के बॉन्ड्स भी आते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उस पर इन्वेस्ट करना हो, या फिर आज की तारीख में सबसे ल्यूक्रेटिव जो प्रोडक्ट है वो हम कहते हैं गोल्ड ETF। ना हमें किसी लॉकर में गोल्ड को रखने की ज़रूरत है, ना ही हमें कोई लॉक इन रखने की ज़रूरत है, हमें सीधा गोल्ड ऐसा चाहिए जिसको हम कभी भी परचेज कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, एंड इट एब्सोल्युटली गिविंग यू द प्राइस ऑफ एब्सोल्यूट 24 कैरेट गोल्ड का जो इंटरनेशनल प्राइस है, वही प्राइस आपको गोल्ड ETF में भी मिलेगा। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जो लोग सेफ एसेट्स में लगाना चाहते हैं, जो लोग अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इक्विटी पोर्टफोलियो गिरेगा तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो गोल्ड ETF को लेके भी अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट कर सकते हैं। और आपने देखा है पिछले 2-3 सालों में गोल्ड के प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली, इवन गोल्ड और सिल्वर की भी ETFs अवेलेबल हैं आज की तारीख में। तो आप सिल्वर 20 के नाम से ETF आता है, गोल्ड 20 के नाम से ETF आता है। गोल्ड के ETFs तो अभी सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भी चालू कर दिया है। सो आपको तकरीबन 10 से 12 तरीके की गोल्ड ETFs अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज के अवेलेबल हो जाएगा। सो गोल्ड के बहुत बेनिफिट्स हैं बिकॉज गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड्स में इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा उसका ऑब्जेक्टिवली एग्जैक्टली उसकी प्राइस लिंक्ड है गोल्ड प्राइजेस से। आपको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ट्रांसपेरेंट भी है और आपको कोई भी लॉकर रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस गोल्ड को बहुत अच्छा हेज मानते हैं इन्फ्लेशन और मार्केट वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट में। इसलिए कहते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा स्टॉक मार्केट्स थोड़े से कम होते हैं और गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको गोल्ड ETF खरीदना है, आप जाके एक्सचेंज में 1 यूनिट गोल्ड भी खरीद सकते हैं। वो आपको ऑलमोस्ट मिलेगा अभी, सपोज गोल्ड के प्राइसेस अगर अभी चल रहे हैं से 1,36,000, सो 1,360 रुपीज़ में आपको गोल्ड ETF ईजिली मिल जाएगा। इवन 1/1000 भी करेंगे तो आपको 136 रुपीज़ में भी गोल्ड ETF मार्केट्स में अवेलेबल है। फंड हाउसेस अवेलेबल हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं फिजिकल गोल्ड में, वो गोल्ड होल्डिंग्स को सीक्रेट वॉलेट में रखते हैं। ये सारा काम उनका है, वो इंश्योर्ड भी होता है। आपको तो प्योर 24 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो आप इंजॉय कर सकते हो गोल्ड ETF में। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोडक्ट है। जिन भी लोगों को आगे जाके अपने बच्चों की शादी के लिए गोल्ड रखना है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड ETF। सो गोल्ड ETF में जैसे रिलायंस गोल्ड ETF में आप जाएंगे तो रिलायंस गोल्ड ETF मिल जाएगा। निपॉन इंडिया में आपको गोल्ड 20 के नाम से ETF आता है। HDFC का भी गोल्ड ETF है, मिराई एसेट का भी ETF है, मोतीलाल ओसवाल का भी है, ICICI का भी गोल्ड ETF अवेलेबल है। आप जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी का गोल्ड ETF चाहते हैं वो आपको एक्सचेंज में लाइक शेयर्स ट्रेड करते हुए मिलेगा इस प्रपोर्शनेट में। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गोल्ड ETF के बारे में, हम वर्कआउट कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करना चाहते हैं कि फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF में हमें क्या मेजर डिफरेंसेस मिलेंगे। जनरली फिजिकल गोल्ड को लोग अपने घर नहीं रखते हैं, आपको पता है आजकल इतनी चोरियां होती हैं, इतना प्रॉब्लम है। सो लोग बैंक लॉकर्स में गोल्ड को रखते हैं फिजिकली और उसके कुछ चार्जेस होते हैं अराउंड 3000 to 8000 पर ईयर, वो पे करना पड़ता है। मेकिंग चार्जेस आपको देनी पड़ती है ज्वेलर को, या 24 कैरेट्स है। इसके अलावा बहुत ही छोटे अमाउंट का गोल्ड बेचना बहुत मुश्किल रहता है, थेफ्ट और सेफ्टी का भी रिस्क है, और जब भी आप उसको कन्वर्ट करने जाएंगे आपको उसके मेकिंग चार्जेस वापस से नहीं मिलेंगे, विच मीन्स 10 to 15% ऑफ वैल्यू लॉस इमीडिएटली आपको हो जाएगा। गोल्ड ETF में अगर उसी केस में जाएं तो हमें कोई लॉकर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे डीमेट अकाउंट में अवेलेबल है।
ज़ीरो मेकिंग चार्जेस, कोई वेस्ट नहीं है। 24 कैरेट का गारंटीड जो गोल्ड है वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म का जो गोल्ड है उसका प्राइसेस आपको मिलता है। आप एक यूनिट 0.01 ग्राम के बराबर भी खरीद सकते हो, विच इज़ वेरी स्मॉल रेयर केस। आपको 132-135 रुपीज़ में एक यूनिट मिल जाएगा आराम से। आप उसको अपने डीमैट में भी रख सकते हैं और आप उसको इंस्टेंटली कभी भी बेच सकते हैं एट एनी टाइम इन एक्सचेंजेस। सो कितना अच्छा सिस्टम है कि आप गोल्ड भी परचेज़ कर रहे हैं इक्विटी की तरह, आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं, आप इसके ऊपर लिमिट्स भी ले सकते हैं, आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और कभी भी एट एनी टाइम विदाउट रिड्यूसिंग एनी 1% ऑफ योर चार्जेस वो आपको ईजीली कन्वर्ट कर देगा कैश में। सो डिफरेंट टाइप हम समझना चाहते हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड हुआ, गोल्ड ETF हुआ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, और गोल्ड फंड्स भी आते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल कराते हैं। सो इनके सबके सिनेरियोज को हम देख सकते हैं। जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप फिजिकल गोल्ड में करेंगे और आज की तारीख में अगर 1 ग्राम भी लेने जाएंगे दैन इट विल कॉस्ट यू 13,000 रुपीज़, क्योंकि 1,35,000 रुपये का पर 10 ग्राम आपको मिल रहा है। सो अगर 1 ग्राम गोल्ड भी चाहिए तो ऑलमोस्ट मुझे 13,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। गोल्ड ETF आपको 135-136 रुपीज़ में मिल जाएगा एक यूनिट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम 1 ग्राम के हिसाब से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, बट उसका मिनिमम लॉट आपको परचेज़ करना पड़ेगा। गोल्ड फंड भी आपको 500 रुपीज़ की मंथली सिप्स पे अवेलेबल हो जाएगा। फिजिकल गोल्ड की बात करें तो स्टोरेज का वरी है, इसलिए लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी। गोल्ड ETF डीमेट में आ जाते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑलरेडी डिजिटल हैं, और गोल्ड फंड्स भी डिजिटल फॉर्म में ही आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो गोल्ड फिजिकल गोल्ड पे कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलता है, गोल्ड ETF पे भी नहीं मिलेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपको 2.5% पर एनम का प्राइस मिलता है, बट अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जब से गोल्ड की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है तब से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अभी कोई भी नया इशू आपको नहीं मिल रहा है ड्यू टू हाई प्राइजेस। गोल्ड फंड्स अभी उस पर भी कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। लिक्विडिटी की बात करें, फिजिकल गोल्ड हार्ड टू सेल होता है, गोल्ड ETF वेरी इजी टू सेल, हाईली लिक्विड है। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल तक आप पैसा नहीं हिला सकते हैं वेदर गोल्ड की प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, और गोल्ड फंड्स मीडियम टू एवरेज प्राइस पे आपको मिलता है। टैक्स एफिशिएंसी की बात करें तो फिर गोल्ड फिजिकल गोल्ड्स पे GST भी एप्लीकेबल होता है, मेकिंग चार्जेस भी अवेलेबल होता है, टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है, तो फिजिकल गोल्ड सजेस्टेबल नहीं है टू डू। गोल्ड ETF एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है 2 साल से ऊपर का अगर आप होल्डिंग करते हैं तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 2 साल से कम रखते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वर्कआउट करना पड़ेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, गोल्ड फंड्स भी सिमिलर टैक्स लेते हैं जैसे गोल्ड ETF चार्ज करता है। फिजिकल गोल्ड जनरली बेस्ट यूज़ फॉर ज्वेलरी है, गोल्ड ETF बेस्ट यूज़ फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सोवरेन गोल्ड फंड जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का गोल है 5 to 8 ईयर्स वो जाएंगे, और गोल्ड फंड्स मंथली सिम इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं सेक्टर ETF के ऊपर। सेक्टर ETF का मतलब है कि हम पर्टिकुलर एक सेक्टर जैसे हेल्थ केयर हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, बैंकिंग हुआ, एनर्जी हुआ, IT हुआ, ऐसे जो भी कंपनीज अच्छी कंपनीज़ हैं जो आपको लगता है कि सेक्टर्स 2-3 साल में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जैसे डिफेंस 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म करने वाला है, मेटल्स 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म करने वाला है, रिसेंट टाइम में ऑटोमोबाइल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, टेक्नोलॉजी अभी बहुत बॉटम्स पे है, बट आने वाले समय में अगर IT 2-3 साल अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसके सेक्टर ETFs को परचेज़ कर सकते हैं, जिससे उसकी जो बेस्ट कंपनीज़ हैं उस इंडस्ट्री सेक्टर की वो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। उसे हम कहते हैं सेक्टर ETF। सेक्टर ETF में हम इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज़ में जो कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ग्रोथ पोटेंशियल्स आपको पर्टिकुलर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग मिल सकता है, और फोकस एक्सपोजर ग्रोथ पोटेंशियल्स के कारण आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा विद इन ए सेक्टर। सो किसी एक कंपनी, किसी एक सेक्टर की एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट रहने से फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर वो कंपनी अंडर परफॉर्म रही और सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो बेटर ये है कि कोई कंपनी अंडर परफॉर्म करे, आउट परफॉर्म करे, ओवरऑल सेक्टर तो अच्छा ही परफॉर्म करेगा, इसलिए लोग सेक्टर ETF को ही परचेज़ करना ज़्यादा बेटर वर्कआउट करते हैं। सो जो लोग फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जो लोग इकोनॉमिक
एनालिसिस को अच्छे से समझते हैं और जिनके पास एक अच्छा आइडिया है कि कौन से ETF अच्छे चलने वाले हैं, वो सेक्टर ETFs में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years. So sector ETF is a very good choice for experienced traders, for experienced investors. जब आप इनिशियली फर्स्ट टाइम मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं तो आप ब्रॉडर बेस इंडेक्स ETF पे जाएं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप सेक्टर ETF पे भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर ETFs आपको मिलेंगे, जैसे बैंक 20 आता है बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, इसके अलावा आपको निफ्टी IT ETF मिल जाएगा, इसके अलावा आपको पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनके ऊपर आपको ETF मिल जाएगा, फार्मा कंपनीज़ के ऊपर ETF मिल जाएगा, थीमेटिक कंपनीज़ के ऊपर ETF मिल जाएगा, EV या सोलर के जो बिजनेस हैं उनके ऊपर आपको ETF मिल जाएंगे। सो उन सब ETFs में आप जो भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर ETF इंडेक्स की वो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकता है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर सेक्टर ETF पीपल जिनको भी अच्छे एक्सपोजर्स लेने हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, सेक्टर्स में, जिनको भी लगता है कि वो इंडस्ट्रीज़ अच्छे रेट से ग्रो करेंगी आने वाले समय में, वो 101% सेक्टर ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो सेक्टर ETFs में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका स्ट्रॉन्ग व्यू हो किसी एक सेक्टर के ऊपर, आपको लगता है कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में रिफॉर्म ला सकती है, आपको लगता है कि अभी हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशंस पे कोई सेक्टर है जो आगे जाके अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल सकता है, आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आपके पास निफ्टी ETF है और आपको अब एक्स्ट्रा सेक्टर ETF का एक्सपोजर भी चाहिए, आप एक्सपीरियंसड हैं तो आप जा सकते हैं। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मार्केट अनसर्टेनिटी, जब भी एग्रेसिव सेक्टर्स जब बहुत तेज़ी से गिरते हैं तो फार्मा और FMCG जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसको हेज करने के लिए, उसको आर्बिट्राज करने के लिए बहुत सारे लोग, जब उनको लगता है कि ब्रॉडर मार्केट की मेजर कंपनीज गिरेंगी तो वो सेक्टर ETFs में भी लगा के अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है कि आप सेक्टर ETFs के साथ भी जा सकते हैं। कब यूज़ करना चाहिए सेक्टर ETF को? जब आपको लगे कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस हैं या आपको लगे कि आपको अपने मेजर इंडेक्स ETF में थोड़ा रिस्क लग रहा है, तो आप गोल्ड ETF या डिफेंसिव सेक्टर की जो ETF हैं उनको परचेज करके अपने रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। जनरली कहा जाता है, रूल ऑफ थंब यही कहता है कि 50 to 60% इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, 20 to 30% पैसा जो है वो सेक्टर ETFs में, बाकी जो 10-15% का ETF है वो गोल्ड ETF में आपको रखना चाहिए। एक हेल्दी पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ ETF। सो दोस्तों, अगर आपको भी गूगल या मेटा या टेस्ला जैसी कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट करना है और इंडिया में बैठ के ही करना है, तो आप इंटरनेशनल ETF का भी यूज़ कर सकते हो। आप डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मेजर इंडाइसेस हैं, वेदर वो सेक्टर के इंडाइसेस हो या ब्रॉडर इंडाइसेस हो, आप उसके ऊपर इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा Nasdaq 100 जो टॉप 100 लीडिंग US कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करती है, Nasdaq 50 भी है, Nasdaq IT भी है, यूरो स्टॉक्स जो कि यूरोप के टॉप 50 स्टॉक्स हैं, या MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF जो कि दुनिया भर के जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं आप उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग दिस काइंड ऑफ इंटरनेशनल ETF। इंटरनेशनल ETF डायरेक्टली उस कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो कि आपकी कंट्री से बाहर की कंट्रीज़ में के इक्विटीज़ को पार्टिसिपेट करती है। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि आप ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहते हो, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहते हो सकता है कि इंडिया का मार्केट अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, बट यूरोप का मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या US का मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या चाइना का मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ के मार्केट इंडाइसेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो हाई ग्रोथ इकोनॉमीज़ में आप इन्वेस्ट करने से आपका जो कंट्री स्पेसिफिक रिस्क है वो भी क्या होता है, कम होता है। तो आप डाइवर्सिफाई सिर्फ इंस्ट्रूमेंट वाइज नहीं हो, आप डाइवर्सिफाई कंट्री वाइज भी हो रहे हो। सो दैट इज़ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल ETF में पैसा लगाना चाहिए, 100% लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपको प्योरली डाइवर्सिफाई करता है। और जो ग्लोबल कंपनीज़ में अगर प्राइसिंग्स ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, तो उस प्राइस फॉल का भी बेनिफिट आप ले सकते हो। सो इंटरनेशनल ETF में बहुत सारे ऐसे ETFs अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेराई का US फंड प्लस ETF है जो कि
ट्रैक करता है टॉप कंपनीज, एप्पल, मेटा, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज के ऊपर, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो विद जस्ट ओनली प्राइस ऑफ 12 रुपीज़। मैं कह रहा हूँ 12 रुपये में आप टॉप इंटरनेशनल कंपनीज को की एक यूनिट परचेज कर पा रहे हो। मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ETF आता है, निपॉन का हैंगसेंग, हांगकॉन्ग की टॉप 50 जो कंपनीज है चाइना हांगकॉन्ग की, वो आप देख सकते हो। HDFC का डेवलप वर्ल्ड ETF आता है, जिसमें US, यूरोप और जापान तीनों के कंबाइंड स्टॉक्स आपको एक ही पोर्टफोलियो, एक ही इंडेक्स में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे ETFs हैं जहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हो। इंडिया तो सिर्फ 3% ऑफ ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को कंट्रीब्यूट करता है। 97% जो ग्लोबल वेल्थ है वो तो बाहर के मार्केट्स में ही है, तो हमें वहाँ के मार्केट्स को भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना चाहिए। की बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा इंटरनेशनल ETF में, रूपी डेप्रिसिएशन हेजिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा ग्लोबल जाइंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, टैक्स एफिशिएंट भी है इंडिया में। 2 साल से ऊपर का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 12.5% ही आपको टैक्सेशंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे देना पड़ेगा, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा करेंसी रिस्क का हेज हो जाता है, बिकॉज अगर रुपी अगर यहाँ पे वीक हो रहा है तो आपको इंटरनेशनल फंड्स में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन है बट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उस केस में, बिकॉज आपको सब कुछ एब्सोल्यूट वे में मिलने वाला है। डिफरेंट मार्केट आवर्स, उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। और RBI का एक लाइबिलिटी है कि कोई भी इंसान $250,000 से ज़्यादा ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बट ये लिमिट आपके ऊपर लागू नहीं होता, बिकॉज आपका जो म्यूचुअल फंड है वो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है जिसमें आप इंटरनेशनल ETFs में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा ETF आपको ज़्यादा सूटेबल होगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आप बिल्कुल कम्प्लीटली बिगनर हैं तो मेरा हमेशा सजेशन होगा आप सेंसेक्स या निफ्टी 50 के ETF पे ही जाएं, तब थोड़ा सा समझने लग जाएं, थोड़ा सेफ्टी और कुछ रिटर्न्स भी चाहिए तो निफ्टी 50 ETF और गोल्ड ETF के साथ कॉम्बो बनाइए। 70% इंडेक्स, 30% गोल्ड। अगर आपको लगता है कि IT या कोई पर्टिकुलर सेक्टर भी बूम कर सकता है तो आप 20% ETF अपने पोर्टफोलियो में उसका भी रख सकते हैं। ग्लोबल एक्सपोजर अगर आपको लेना है तो 60% इंडेक्स ETF, 15% गोल्ड, 25% इंटरनेशनल ETF के ऊपर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा हैवी रिस्क चाहिए तो निफ्टी 50, मिड कैप, सेक्टर और इंटरनेशनल, इन सबको अगर कॉम्बो कर लें तो आप बेस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप इजीली अवेल कर पाएंगे। आई होप सो आपने चारों ETFs को समझा होगा, इंडेक्स, गोल्ड, सेक्टर और इंटरनेशनल ETF। इसकी कंप्लीट लिस्ट आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। जब भी आप अपने ऐप में जाएंगे, स्किल इन्वेस्ट के ऐप में, और डाउनलोड करेंगे तो उस कोर्स के मॉड्यूल में आपको इसका PPT भी मिलेगा, इसके बहुत सारे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स भी मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको इस पूरी लिस्ट मिलेगी ETFs की जिसमें आप जा सकते हैं। आज के की टेक अवेज की अगर बात किया जाए तो हमने इंडेक्स ETF के बारे में जाना, हमने गोल्ड ETF के बारे में जाना, हमने सेक्टर ETF, इंटरनेशनल फंड्स ETF के बारे में जाना। जो भी बिगनर्स हैं वो निफ्टी के साथ स्टार्ट करें, थोड़ा मिक्स करना है तो गोल्ड और सेक्टर के ETF को भी ले सकते हैं। आई होप सो आपने समझा होगा इस पूरे ETF के सिनेरियोज़ को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और आगे के मॉड्यूल्स को समझने के लिए आप स्किल इन्वेस्ट ऐप को डाउनलोड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को समझें। ऐसे और भी बहुत सारे फ्री ऑफ कोर्सेज हैं जो आपकी नॉलेज, आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को पूरी तरीके से प्रोफेशनली कन्वर्ट करेगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं, विच आर ऑन बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ ETF। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।